राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना भाई। हाँ ललित भैया। पढ़ ले ज्ञानी। क्या बोल रहा है बेटा? कुछ लिखवाया था कि कल? हाँ। सुनो एक मिनट, हम करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट, है ना? ध्यान सुनना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए उसकी अपन को वोकेबलरी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी वोकेबलरी कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले अपने पास एक शब्द आता है, ध्यान सुनना इस शब्द को, नेटवर्क। कि नेटवर्क क्या होता है? जो नेटवर्क है, ये बेटा अपन ने हिंदी में जाल बोलते हैं। जो परिपथ होते हैं, उन परिपथों के समूह को, जो अपने पास सर्किट हैं, उन सर्किट के ग्रुप्स को अपन क्या कहते हैं? नेटवर्क। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे आपके पास कैपेसिटर है, मान लेते हैं आपके पास कोई कॉइल है या रेजिस्टेंस है, इससे ये एक सर्किट बन गया, ये सर्किट निर्माण हो गया। ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये रेजिस्टेंस है। यहीं पे अपन ये बैटरी लगा दी अपन ने, यहां पे कोई अपन ने बल्ब लगा दिया। इसके बाद जो बल्ब है, इसके पैरेलल में यहां पे है। 12th क्लास में डायोड का नाम सुना है? डायोड का सुना है ना? डायोड का। तो डायोड ऐसे बनाते हैं कि देखना, पढ़ाए क्या? समझाएंगे इनके बारे में। ये पी टर्मिनल होता है और ये कौन सा टर्मिनल होता है? एन। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? डायोड कनेक्ट कर दिया। अब एक मिनट देखो आप, ये भी एक सर्किट है, ये भी क्या एक, और ये भी क्या एक, और ये कंप्लीट भी क्या एक सर्किट। तो अपन इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये सर्किट का ग्रुप हो गया या नहीं हो गया? एक समूह हो गया या नहीं हो गया? तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। क्या बोलेंगे? तो वास्तव में नेटवर्क क्या है? जो अपने सर्किट हैं, जो अपने परिपथ हैं, उन सर्किट्स का कॉम्प्लिकेटेड जो पाथ होता है, जटिल जो पथ होता है, कॉम्प्लिकेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इन नेटवर्क को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है नेटवर्क में जैसे हमको इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, इस बल्ब में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इस बल्ब के जो टर्मिनल हैं इन पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो ये किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे? सर हमारे पास तो किरचॉफ लॉ है। क्या है अपने पास? लेकिन किरचॉफ लॉ है वो सिंपल सर्किट के लिए जब लगाते हैं तो वहां पे इजी होते हैं, लेकिन यहां पे अपन किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो उलझ जाएंगे। मतलब किरचॉफ लॉ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपन को कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, जटिल पड़ेगा। इसलिए कई बार अपन है ना, जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग, ध्यान सुनना जो मैं शब्द बोल रहा हूं। आपको दो समीकरण दे दिए मान ले, और आपसे कहा है इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे एक इक्वेशन आपको मान लो दे दी x प्लस वाई इजक्वल टू 2, और एक दे दी 2x प्लस 3y इजक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन दे दी।
और आपसे कहा कि आप इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करिए, आराम से कर सकते हो। अरे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी आराम से कर सकते हो। लेकिन कई बार गुरुजी क्या करते हैं, जब आपको इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कराते हैं, जब इन समीकरणों का हल कराते हैं, तो इनके सॉल्यूशन के कई मेथड हैं। मतलब कैसे? एक तो अपन इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, समझ में आ रहा है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैंसिल नहीं हो जाते क्या? जैसे तुम विलोपन विधि एलिमिनेट मेथड बोलते हो, शायद पढ़ा है क्या? या हम x का मान इसमें निकाल के इसमें पुट कर दें। अरे कई तरीके के मेथड हैं। या हम क्या करें, ये एक इक्वेशन है, इसको हम इस प्रकार लिख दें, x इक्वल टू 2 माइनस वाई, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। y की वैल्यू पुट करें इसमें 0, तो x का मान आ जाएगा, y का मान 1 पुट करें, x का मान आ जाएगा, y का मान 2 पुट करें, तो अपने पास x और y के मान आ गए। इससे ग्राफ बना लें। क्या बना लें? ग्राफ। ऐसे ही इसके लिए सॉल्यूशन करें और इसके लिए ग्राफ बना लें। और जहां पे हमने पढ़ा है कि ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे ग्राफ एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही, वो प्रतिच्छेदित बिंदु ही उस समीकरण का क्या होता है, इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। तो मतलब आपने क्या कहा कि सर इनको सॉल्व करने के कई मेथड हो गए, इनको सॉल्व करने के कई मेथड हो गए। कई मेथड का मतलब है कि हम एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और भी कई मेथड हैं जो आपने 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ के आए हो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क थ्योरम को सॉल्व करना है, तो नेटवर्क थ्योरम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उनमें हम उलझ जाते हैं। तो इसलिए कई बार गुरुजी कई जगह सॉल्यूशन करने के लिए डायरेक्ट मेथड आपसे बोलता है इनका ग्राफ बना दो, और जहां पे इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे वो इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बताते नहीं बताते? तो ऐसे तरीका पढ़ेंगे। यहां पे नेटवर्क हैं, उन नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं जो बोल रहा हूं आगे चल के यही क्वेश्चन बनेंगे। उन नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग विचारधारा है। तो वो जो विचार हैं, जो सॉल्व करने का मेथड है, किसने दिया? साइंटिस्ट ने दिया। वही मेथड अपना क्या कहलाता है? नेटवर्क थ्योरम। क्या कहलाता है? तो नेटवर्क थ्योरम क्या है, समझ में आ गया? नेटवर्क थ्योरम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के क्या है, मेथड है। समझ में आ गया? जो किसने दिए? साइंटिस्ट ने। जैसे एक साइंटिस्ट है नॉर्टन, क्या नाम है? नॉर्टन। क्या नाम है बेटा? देख लो क्या पढ़ोगे, NORTON, नॉर्टन या नॉर्टन जो भी है, ठीक है। ऐसे एक साइंटिस्ट है थेवेनियन। थेवेनियन क्या बोलते हैं इसको? थेवेनियन। ठीक है। अब इन साइंटिस्टों ने मेथड दिए हैं नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, तो बोलेंगे थेवेनियंस थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन की प्रमेय, थेवेनियन की प्रमेय। मिलर एक साइंटिस्ट है, उसने एक मेथड दिया है, क्या नाम है? मिलर। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? मिलर्स थ्योरम। समझ में आया नहीं आया? और फिक्स है एग्जाम में बेटा हमेशा 2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरम से, मतलब 6 नंबर का पार्ट हमेशा आएगा, चाहे तुम 2 साल के पेपर उठाओ, 10 साल का उठाओ, 5 साल का उठाओ, फिक्स है, हमेशा आता है। कई बार दोनों थ्योरम आ जाती हैं, कई बार दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं थ्योरम से बेस। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल छोड़ने की तो सोचना ही मत। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस चैप्टर का अहम भाग है क्या? न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल तो कंफर्म बहुत अच्छे से तैयार करना, और एक एक को मैं बोर्ड पे कराऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो देखते जाना, ठीक है। और अल्टीमेट में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? नेटवर्क थ्योरम क्या है। तो नेटवर्क थ्योरम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट के मेथड हैं, जटिल परिपथों को हल करने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उन वैज्ञानिक तरीकों को, उन कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स को अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क थ्योरम बोलते हैं। क्लियर? प्रश्न उठता है नेटवर्क क्या है भाई, जाल क्या है, नेटवर्क क्या है? सर सीधा तरीका है, हम सर्किट पढ़ते हैं, उन सर्किटों का जो ग्रुप्स होता है, उन सर्किटों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? परिपथों का जो समूह है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। क्या बोलते हैं? अब प्रश्न उठता है सर्किट क्या है भाई? क्वेश्चन ये भी तो हुआ कि सर हमारे नेटवर्क समझ में आ गया, अब सर्किट बताओ, सर्किट क्या है? बेटा ध्यान समझो, मैं बाद में लिखाऊंगा, तुम सुनते रहो, पहले वोकैबुलरी तैयार करो। एक एक को नोट्स खतरनाक तरीके से बनवाएंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, क्लास में लिखवाऊंगा।
सर्किट क्या है? सर्किट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जैसे पंखा है, फैन, बल्ब है, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, एसी है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, पेंटायोड। मेरी बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फ्रिज है आपका, एसी है आपकी, ठीक है, या अपन ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कॉइल है, कुंडली है, कैपेसिटर है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए करंट का फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रिक क्लॉज पाथ डिजाइन किया जाता है। क्या डिजाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक क्लॉज पाथ। बेटा ध्यान सुनना, विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए एक बंद पथ का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? बंद पथ का, क्लॉज पाथ डिजाइन किया जाता है। उस इलेक्ट्रिक क्लॉज पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। तो समझ में आया सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक क्लॉज पाथ, बंद विद्युत पथ, बंद विद्युत पथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो? कंडक्शन हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सर्किट बोलेंगे। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? सर्किट क्लियर हो गया, नेटवर्क क्लियर हो गया, नेटवर्क थ्योरम क्लियर हो गई, ये शब्द समझ में तो आ रहे हैं ना? अब प्रश्न ये उठता है कई बार ऐसे आता है कि एक्टिव नेटवर्क क्या है और पैसिव नेटवर्क क्या है? मतलब नेटवर्क भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जाल भी दो प्रकार के होते हैं। भाई इतना तो हमारे समझ में आएगा, परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। सर्किट का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एक्टिव नेटवर्क और दूसरा पैसिव नेटवर्क। एक सक्रिय जाल और दूसरा निष्क्रिय जाल। एक तो क्या होता है? सक्रिय जाल। तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो गया है, ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जाल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आते क्या? उनमें इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, तो नेटवर्क क्लियर हो गया है ना? अब नेटवर्क है, ये टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा पैसिव, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। और एक बात सुन लो ध्यान से, कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। बेटा जिन शब्दों का मुझे हिंदी में बोलना है उनको मैं हिंदी में बोलूंगा, आप चिंता मत करो। पर कई शब्द ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट किस में याद करने हैं? इंग्लिश में ही। सीधी सी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड ही बोलूंगा ना, क्योंकि तुम टर्मोलॉजी को याद करो और वो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखी आएगी। अब नेटवर्क है तो जाल बहुत कम लिखता है, वो क्या लिखेगा? एग्जाम में भी नेटवर्क ही लिखेगा। हिंदी में लिख रहा है ना, तो भी क्या लिखेगा? वो नेटवर्क ही लिखेगा। तो टर्मोलॉजी को मेरे साथ साथ अपनी बॉडी में एक्सेप्ट करो, तुम शुद्ध हिंदी में मत जाओ। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को जैसे लिखो इलेक्ट्रॉन की यांत्रिकी, अच्छा नहीं लगता है और कहीं लिखा भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो टर्मोलॉजी को मेरे साथ साथ एक्सेप्ट करो। तो नेटवर्क कितने प्रकार का हो गया? एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव नेटवर्क क्या है, प्रश्न ये उठता है। तो बेटा ऐसा नेटवर्क जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह नेटवर्क जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए। समझ में आ गया? क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक सोर्स, या तो वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, करंट सोर्स होना चाहिए। मतलब उस सर्किट में करंट का फ्लो होना चाहिए। किसका फ्लो होना चाहिए? नहीं आई बात समझ में? अरे बैटरी नाम सुना है? बैटरी, यदि बैटरी प्रेजेंट है तो बेटा वहां में काम कर रहे हैं, एक्टिव है वो। और बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो, अब आप मुझे ये बताइए ये नेटवर्क कौन सा है? कहीं बैटरी लग रही है कि यहाँ पे नहीं लग रही? तो ये पैसिव नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? और यहां पे मैंने ये बैटरी लगा दी, ये लगा दिया इलेक्ट्रिक सोर्स, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स लगा दिया, विद्युत स्रोत लगा दिया। अब इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं होगा? तो ये क्या है? एक्टिव नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? तो एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन तैयार हो गई नहीं हो गई? माइंड में सेट। वह नेटवर्क जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो, दैट नेटवर्क क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट है तो वो क्या है? एक्टिव। और इलेक्ट्रिक सोर्स बेटा क्या है? एब्सेंस है, अनुपस्थित है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव नेटवर्क। वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो सक्रिय जाल कहलाता है, और जिसमें अनुपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं? निष्क्रिय जाल। तो एक्टिव पैसिव क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है, सर ये आप एक वर्ड बोल रहे हो इलेक्ट्रिक सोर्स, क्या वर्ड बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक सोर्स वर्ड का यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है? आप इलेक्ट्रिक सोर्स वर्ड का यूज कर रहे हो, विद्युत स्रोत शब्द का यूज कर रहे हो। ये विद्युत स्रोत होता क्या है? क्या होता है विद्युत स्रोत? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
जो विद्युत स्रोत होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, ये भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, युक्ति होती है। लेकिन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सर्किट को, जो नेटवर्क को बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए। क्या प्रोवाइड कराए भाई? इलेक्ट्रिक। देखो अब तुम सोच के देखो, तुम्हें कहां से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बैटरी पढ़ा रहा हूं मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में। सोचो एक मिनट, क्यों कहे ना बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक और कितने बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम जीरो से। ध्यान से पढ़ोगे तो खतरनाक मजा होगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है, विद्युत स्रोत क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क को, जो नेटवर्क है आपका, उस नेटवर्क को, सर्किट को क्या प्रोवाइड कराए, क्या प्रदान करे? विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए। समझ में आ गया? उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सोर्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वह विद्युत उपकरण जो कि परिपथ को या जाल को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स भी दो प्रकार का होता है सर। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी दो सिग्नल फॉर्म में जाती है, या तो करंट सिग्नल फॉर्म में जाएगी या वोल्टेज। मेरी बात नहीं आई समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी, परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर्किट या नेटवर्क में जो फ्लो होगा, वो बेटा या तो करंट सिग्नल फॉर्म में होता है या वोल्टेज के फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स कितने टाइप का हो गया? एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब प्रश्न ये है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है? अब 12th क्लास तुम पढ़ के आए हो, तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी तुमने वोल्टा मीटर बनाना पड़ा है, अमीटर बनाना पड़ा है, प्रैक्टिकल किए हैं फर्स्ट ईयर में। लैब में गए थे कि लैब में? लैब देखी कि लैब कैसी होती है? वहां पे गुरुजी ने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण, याद आ रहा है क्या? वोल्टामीटर डिजाइन कैसे करते हैं, अमीटर कैसे बनाते हैं, संट वंट नाम सुना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, संट लगाते थे। पढ़े नहीं पढ़े? चलो एक बात ध्यान सुनो, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ शब्दों को समझना, इससे आगे चल के कंफ्यूज नहीं हो, उन चीजों को समझो। मैं तीन शब्द बोल रहा हूँ, तीनों को सुनना। ये तुमने 10th में 12th में पढ़े। एक होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। एक होता है रिएक्टेंस, प्रतिघात जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रतिघात। एक रेजिस्टेंस होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, एक रिएक्टेंस होता है जिसे प्रतिघात कहते हैं, एक होता है इम्पीडेंस जिसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। तीन शब्द हो गए, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात। प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात, तीनों में क्या अंतर है? बताओ तीनों में क्या अंतर है? ये तो ऐसे हो गए, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, तीनों एक जैसे लगते हैं भाई। प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात। एक मिनट सुनो, ध्यान सुनना, एक बार में ही समझ में आएगा। जब तुम 10th क्लास में थे तो तुमको गुरुजी ने प्रतिरोध नाम शब्द सुनाया सबसे पहले, स्टार्टिंग में ओम का नियम पढ़ाया था, ओम लॉ पढ़ाते थे, सबसे पहले रेजिस्टेंस की कहानी सुनाते हैं और आपसे कहते हैं कोई सर्किट है, उस सर्किट में करंट का कंडक्शन हो रहा है, ऐसे ही सुनाते हैं। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है या करंट है, उनके पाथ में जो बैरियर होता है, उनके पाथ में जो बैरियर है, बाधा है, अवरोध है, ऐसे फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन के पाथ का, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसका अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, नहीं पढ़ा के 10th क्लास में, प्रतिरोध कहलाता है। बेटा ध्यान सुनना, इस प्रॉपर्टी को समझना, इस प्रॉपर्टी को।
क्या बोला आपने? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न कोई चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, तो वहां उसके पाथ में जो बैरियर आ रहा है उस बैरियर को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोध। अब मैं चार्ज नहीं लेके मास की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो इसलिए। ये एक बॉल है और ये बॉल 1 kg की है, ठीक है। ऐसे ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी कितने की है देखना? 50 kg की। दोनों पर मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स। ये मोशन कर गई बॉल, ये बॉडी थी, ये मोशन कर गई और इसने मोशन नहीं की। दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया। इसका मास कितना है? 1। और इसका कितना है? सेम फोर्स अप्लाई किया, इसने मोशन की, इसने मोशन नहीं की। ध्यान सुनना जो मैं शब्द बोल रहा हूं। एक तरीके से ने मोशन नहीं की तो मोशन में क्या जनरेट हुआ? यदि ये गति नहीं कर रहा तो गति में क्या उत्पन्न हुआ? बाधा। मेरी बात को समझो, मोशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई फैक्टर ऐसा है जो अपोज कर रहा है मोशन का, गति नहीं होने दे रहा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो गति नहीं होने दे रहा उन फैक्टर को हम, जब चार्ज है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, चार्ज है तो प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहां पे चार्ज की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? मास की। तो बेटा मैकेनिक्स हमारी 11वीं क्लास पढ़ी है आपने, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी है, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जड़त्व शब्द सुना था तुमने, एक जड़त्व, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है कि कोई पार्टिकल है वो लीनियर मोशन कर रहा है तो उसमें अपोज करने वाले फैक्टर, कण की रेखीय गति में उत्पन्न बाधा जड़त्व कहलाती है। ये शब्द पढ़ा है। तो यहां पे जब ये पार्टिकल है जिसके पास मास है, ये मोशन कर रहा है, तो बेटा कौन फैक्टर अपोज कर रहा है? मेरा प्रश्न ये है कि इसने गति की, इसने गति नहीं की। इसने गति की और इसने गति, भाई इसने तो मोशन की और इसने मोशन नहीं की, क्यों? किसने विरोध किया गति का? हाईलाइट कर रखी है मैंने चीज भाई। इसका मास कितना है? इसका कितना है? किसके कारण मोशन नहीं हो रही? मास के कारण। भाई ये हैवी पार्टिकल और ये लाइट पार्टिकल है, ये हल्का कण है, हल्का पिंड है और ये भारी पिंड है। तो मोशन का अपोज कौन कर रहा है? अरे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, हमने उसमें पुश किया, धक्का मारा, भाग गया बेचारा। एक बड़ा बैठा है, नहीं आया अपन पूरी दम लगा दी, वो डोल ही नहीं रहा। नहीं आई बात समझ में? तो मोशन का अपोज कौन कर रहा है? सीधी सी बात है सर, मास। तो मास क्या है? इनर्शिया। मास क्या है? क्या है मास? इनर्शिया, जड़त्व है। समझ में आ गया कि वास्तव में द्रव्यमान विरोध कर रहा है, तो द्रव्यमान क्या है? वस्तु का जड़त्व गुण है। मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और मास क्या होता है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक वर्ड नाम सुना है? नैज, नैज, शुद्ध। कोई बच्चा है वो मोटा है, कोई बच्चा है वो पतला है। अरे किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा है, किसी की हेल्थ बहुत कम है। तो ये तो उसकी बॉडी की स्वयं की प्रॉपर्टी हो गई, नहीं हो गई? ऐसा तो है नहीं 1 मिनट में मोटे हो जाएंगे, 1 मिनट में पतले हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये वस्तु का स्वयं का क्या हो गया? गुणधर्म। कोई बंदा लंबा है, हाइट बहुत ज्यादा है उसकी जो हाइट है, और कई बंदे ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है? कम है। तो ये क्या है? ये उस मैटर की प्रॉपर्टी हो गई, नहीं हो गई? उस पदार्थ का गुणधर्म हो गया, नहीं हो गया? मेरी बात ही नहीं, तुम केमिस्ट्री और पढ़े बताए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तुमने, रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी। जैसे कोई भी चीज रहती है, हम पानी में उसको गलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, विलियन बनाते हैं, तो कई तो घुल जाती हैं और कई क्यों नहीं घुलती? तुमसे प्रश्न पूछा जाए, उसकी प्रॉपर्टी है भाई, उसका क्या है? ये गुणधर्म है। मेरी बात आपके समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा। जैसे मैकेनिक्स में मास होता है तुम्हारे पास जो अपोज का कार्य करता है, ऐसे ही जब हम बेटा चार्ज पार्टिकल में चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं? जब हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश की गति में जो विरोध कर रहा है, आवेश की गति में जो
चार्ज जब मोशन कर रहा है और उस समय जो ऑब्स्टेकल का कार्य कर रहा है, बैरियर का कार्य कर रहा है, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, एक शब्द और होता है रिएक्टेंस। क्या होता है? रिएक्टेंस, प्रतिघात। तो प्रतिरोध और प्रतिघात में क्या अंतर है? शाब्दिक अर्थ में अंतर समझना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में डिफरेंस समझना। जब आपके पास वायर है, क्या है आपके पास? क्या है आपके पास भाई साहब? वायर। अपने पास कोई तार है और इस तार में, ध्यान सुनना, कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस समय वे फैक्टर वायर में, वे मटेरियल, वे पदार्थ, वे तत्व, वे कारक, ऐसे एलिमेंट्स जो चार्ज फ्लो का अपोज करें, उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस वायर के स्थान पे यदि हम कॉइल लें, क्या लें? कॉइल, कुंडली लें, कुंडली। समझ में आ गया? या वहां पे हम, ध्यान समझने का प्रयास करना, कैपेसिटर लें, क्या लें? संधारित्र लें। तो बेटा वहां पे एक शब्द तुम्हें अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, वैसे हल्का सा 12th में पढ़ के आए हो तुम, फेज एंगल नाम सुना है? कला कौन? कला कौन? फेज एंगल। चलो छोड़ो, तुम तो इतना याद करो। यदि अपन वायर के स्थान पे कॉइल ले रहे हैं, कुंडली ले रहे हैं, या कैपेसिटर ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं, और उस समय जो फैक्टर अपोज करता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो वायर में जो अपोज करता है उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और कॉइल या कैपेसिटर में जो अपोज करता है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। बताओ समझ में आया या नहीं आया? वो समझाएंगे अभी, फेज एंगल कहानी सुनाएंगे तुम। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर। प्रतिघात आ गया समझ में कि अपने पास, इसीलिए कहते हैं कि रिएक्टेंस 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? जो प्रतिघात है वो 2 प्रकार का होता है। प्रतिघात, ये पढ़ के आए हो तुम, 12वीं क्लास से याद दिला रहा हूं, धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात। भूल गए तुम? रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? और रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं और प्रतिघात को एक्स से व्यक्त करते हैं। और प्रतिघात 2 प्रकार का होता है बेटा, एक तो प्रतिघात लिखते हैं एक्सी और एक प्रतिघात लिखते हैं एक्सएल। इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है तुम में? अच्छा, इसे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। और इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। कौन सा बोलते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात। एल लग रहा है ना? एल का मतलब कुंडली, कॉइल। ये धारतीय प्रतिघात है, ये प्रेरणिक प्रतिघात है। ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है और ये इंडक्टेंस रिएक्टेंस है। इंडक्टेंस क्या? तो रिएक्टेंस कितने टाइप का हो गया? समझ में आया नहीं आया? एक कॉइल के लिए और एक कैपेसिटर के लिए। वास्तव में आर और एक्स क्या है? आर क्या है? एक्स क्या है? हमारे पास कोई चार्ज है, वो फ्लो हो रहा है, उसमें जनरेट बैरियर, उसमें जनरेट, हमारे पास कोई आवेश है जो गति कर रहा है, उसमें उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं? यार समझ में नहीं आ रहा, हम क्या कह रहे हैं? कोई आवेश है, वो गति कर रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो बैरियर जनरेट हो रहा है, जो अपोज कर रहा है फैक्टर, उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? और यदि कॉइल और कैपेसिटर है, यदि वहां पे जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं, वो यदि कॉइल है या कैपेसिटर है, तो उस समय अपोज करने वाले फैक्टर क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंस। क्या कहलाते हैं? यदि संधारित्र और बेटा कुंडली है तो उस समय विरोध करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? प्रतिघात। क्या कहलाएंगे? और प्रतिघात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रिएक्टेंस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और इंडक्टेंस रिएक्टेंस। धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक। तो तुम ध्यान से देखो तो आर और एक्स एक ही बात हो गई, नहीं हो गई? सिर्फ यदि कॉइल है, कहानी ऐसे हो गई, हमें पता है भगवान है, लेकिन जब रामायण की कहानी चल रही है तो भगवान श्री राम, और महाभारत की चल रही है तो भगवान श्री कृष्ण है। रूप ही तो चेंज हो रहा है। मेरी बात नहीं आई समझ में? अरे प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वास्तव में और मैकेनिक्स चल रही है तो नाम इनर्शिया, चीज एक ही है। अपोज करने वाला फैक्टर, विरोध करने वाला कारक। जब द्रव्यमान की बात करते हैं तो जड़त्व बन जाता है, जब मास की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इनर्शिया। और जब चार्ज की बात करते हैं, वायर में बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस।
और कॉइल और कैपेसिटर में बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंस। नहीं आया समझ? आ गया समझ में? और बेटा इन दोनों, अब एक बात सुनो, एक मिनट। कोई हम सर्किट बना रहे हैं, कोई भी सर्किट बना रहे हैं, तो कंफर्म है सर्किट हमेशा वायर से बनेगा। अरे कोई भी सर्किट डिजाइन कर रहे हो तो वायर लगाओगे नहीं लगाओगे? वायर का मतलब तार लगाओगे नहीं लगाओगे? परिपथ बनाओगे तो लगाओगे ना। अच्छा, और वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। वायर है तो उसमें क्या होगा? क्योंकि तुमने ओम का नियम पढ़ा है कि सर हम कहानी पढ़ के आए हैं, V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन आर। और यदि R 0 हो, R क्या हो, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? तो करंट का मान कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। जूल का तुमने तापन नियम पढ़ा है, जूल का हीटिंग लॉ। H हीट होती है, पढ़े? I स्क्वायर RT नहीं पढ़ा क्या? ये I क्या है? करंट। और करंट का मान कितना पुट करें इसमें? इन्फिनिटी। ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं स्क्वायर के। हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। कितनी है करंट? इनफाइनाइट। तो हीट वहां पे कितनी जनरेट होगी? मतलब वहां पे क्या लग जाएगी? आग। अरे नहीं आई बात समझ में? यदि किसी सर्किट में कोई परिपथ है तुम्हारे पास और उसमें आप कह रहे हो प्रतिरोध नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो नहीं नहीं रे उस सर्किट में, तो वहां क्या हो जाएगी? ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ऊष्मा का मतलब क्या लग जाएगी? तो क्या बिना रेजिस्टेंस के तुम वायर की इमेज कर सकते हो? वो तार ही किस काम का जिसमें प्रतिरोध नहीं हो? यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो उसमें हीट जनरेट होकर उसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। जैसे तुम तुम्हारी भाषा में शॉर्ट सर्किट बोलते हो। अरे नहीं बोलते क्या? कई बार डोरी जल जाती है, नहीं जल जाती? क्यों जल जाती है? क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज का इतना करंट आ जाता है, इतना करंट आ जाता है कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है, रोकने वाले कारक हैं, ऐसे समझो तुम तो कहीं पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाई साहब क्या चल रहा है, और वहां पे 10 पुलिस वाले खड़े धरना। वो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं पब्लिक को। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अब पब्लिक एक साथ एकदम से 2000 आदमी हो गए वहां, और पुलिस वाले कितने? अरे रोकने वाले कौन है? 10। नहीं आया समझ में? उनको साइड में पकड़ के हटाते हैं, हट रे। पुलिस वालों को उठा के फेंक देंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पुलिस वाले क्या है? रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? और आप लोग या पब्लिक क्या है? चार्ज, पार्टिकल। तो उनके लिए नेग्लिजिबल हो गए नहीं हो गया? हाई वोल्टेज बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और हाई वोल्टेज आया है तो रेजिस्टेंस साइड में तुरंत। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कई बार क्या आता है, जो हाई वोल्टेज आता है तो जो अपोज करने वाले फैक्टर है वो क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट। और तुरंत सर्किट में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने ये पूरी कहानी में क्या समझाया तुमको? कोई वायर है तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं आर है तो तार है, वरना काम से बेकार है। रेजिस्टेंस है तो ही वायर की इमेज कर सकते हो, अदरवाइज वो वायर कोई काम का नहीं है। अरे मेरी बात आपके समझ में आ रही है ना? अच्छा साहब, अब सुनो। अब हमने कोई सर्किट बनाया और उस सर्किट में ये बना दिया सर्किट, मान लो ये बना दिया, जिसमें ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसमें मैंने ये क्या लगा दिया? कैपेसिटर, संधारित्र। और क्या लगा दी? कॉइल लगा दी। अब मुझे ये बताओ ये क्या उत्पन्न हुआ? रेजिस्टेंस। यहां पे क्या उत्पन्न होगा? प्रतिघात। यहां पे कौन सा प्रतिघात? और यहां पे कौन सा? बात नहीं आई समझ में? इन दोनों को मैं कंबाइंड में बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? एक्स। सर्किट में आर भी उत्पन्न हो रहा है, और क्या उत्पन्न हो रहा है? एक्स। और यदि इन दोनों को नहीं लगाऊं तो केवल क्या उत्पन्न हो रहा है? मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया और कॉइल नहीं लगाई तो क्या उत्पन्न हो रहा है? अरे यार बड़े प्यार समझो, ये काम आएंगे आगे चल के, बहुत ज्यादा काम आएंगे। कि सर ये आर क्या ले रहे हो, एक्स क्या ले रहे हो, तुम ऐसे चलोगे मजा आएगा यदि तुम ध्यान सुनोगे तो। मैंने यदि कैपेसिटर और कॉइल नहीं लगाए तो क्या उत्पन्न हो रहा है? केवल आर। और ये लगा दिए तो वहां आर भी हो रहा है और एक्स भी हो रहा है। तो इसको अब कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं भैया जेड। क्या बोलते हैं? जेड। जहां रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस
प्रतिरोध और ध्यान से सुनेंगे, प्रतिरोध और प्रतिघात को संयुक्त रूप में प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंपीडेंस क्या है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज सेड टू बी इंपीडेंस। किसकी कंबाइंड फॉर्म? अरे किसका संयुक्त रूप है? ध्यान सुनेंगे, प्रतिरोध और प्रतिघात का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? प्रति समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अब ये सर्किट में हम कई बार लगा देते हैं और कह रहे भाई नहीं लगाते, तो अपनी इच्छा हो गई नहीं हो गई, तो इसलिए अपन बेटा इसको स्वैच्छिक अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? और सर इसको कई बार लगा दें, क्यों? इसको सर्किट बना रहा है तो वायर तो लगाएगा, तो आर तो आएगा भाई साहब, आर तो आएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जेड को जब हम लिखते हैं ना तो ऐसे लिखा करेंगे, आर मतलब ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है सर्किट में कि आपने कॉइल या कैपेसिटर लगा रखा है या, तो वो आर्बिट्री स्टेट है, उसे बोलते हैं हम स्वैच्छिक अवस्था। कौन सी अवस्था? तो उसको हम बेटा मैथमेटिक्स में आयोटा लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मतलब ये स्वैच्छिक अवस्था है, आर्बिट्री पार्ट है, हम सर्किट में लगा भी सकते हैं, और यदि सर्किट में नहीं लग रहा तो इसका मान कितना हो गया? तो उस समय जेड क्या है? अच्छा ये भी समझाऊं कि सर्किट में नहीं लग रहा तो x 0 है, और x 0 0 से आयोटा का गुणा करेंगे, 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है, और 0 किसी में जोड़ेंगे तो वही मिलेगा। ये भी समझाऊंगा। तो ये तो समझ में आना चाहिए ना, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? आर। मतलब उस समय आर ही किसका काम करेगा? जेड का काम करेगा, और उपस्थित है, प्रेजेंट है वहां पे कॉइल या कैपेसिटर, तो बेटा इंपीडेंस क्या होगी? आर प्लस आयोटा एक्स। तो वास्तव में प्रतिबाधा क्या है? अब बताओ, तुमसे कोई पूछे इंपीडेंस क्या है, तो इंपीडेंस क्या होती है? सर आर क्या है? प्रतिरोध, और एक्स क्या है? प्रतिघात, और दोनों का संयुक्त रूप। प्रतिरोध और प्रतिघात का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? प्रतिबाधा। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज सेड टू बी इंपीडेंस। इट इज नोटेड बाय जेड। इसे किससे व्यक्त करते हैं हम? जेड से व्यक्त करते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो कई बार हम क्या करते हैं, जेड के स्थान पर आर काम लेते हैं कई बार। तो कब काम ले रहे हैं वो तुम्हारे समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम सर्किट में किसकी इमेज नहीं कर रहे, कॉइल नहीं लग रही वहां पे, कुंडली नहीं लगा रखी, क्या नहीं लगा रखी, कैपेसिटर नहीं लगा रखा। समझ में आ रहा है ना? आधे से मास्टरों से जब तुम पूछते हो गुरुजी तुमने यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिखा, जेड के स्थान पे आर क्यों लिख दिया, कहीं पे तुम आर लिख रहे हो कहीं पे तुम जेड लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गुरुजी तुमको ऐसा जवाब देते हैं, वहां पे तुमको जो रिप्लाई मिलता है वही मिलता है, कुछ भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, वास्तविकता ये है। समझ में आ रहा है ना मैं जो आप समझाना चाह रहा हूं? अब बेटा गुरुजी यदि हम इस जेड को उल्टा पटक दें तो आपका क्या विचार है? जेड के स्थान पर क्या लिख दें? अरे जेड था उसको हमने उल्टा कर दिया, उल्टे का मतलब 1/z बोल दो, या तुम ज्यादा गणितज्ञ हो तो क्या बोल दो, जेड इनवर्स बोल सकते हैं भाई। यार भाई सुन नहीं रहा यार हमारी बात को, बेकार लग रहे हैं क्या? नहा दो क्या है यार, नहीं बैठ रहा था तो ना, इसका तो चेहरा ही पसंद नहीं है। हाँ भाई, तो हमने क्या किया, इंपीडेंस को उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया, तो इसे बोलते हैं बेटा एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता। कौन सी था? प्रवेश्यता, एडमिटेंस बोलते हैं। एडमिटेंस को किससे नोट करते हैं? वाई से। किससे नोट करते हैं? अब तुमसे कोई पूछे प्रवेश्यता क्या होती है, भाई प्रवेश्यता क्या है, एडमिटेंस क्या है, तो सीधा सा नियम है, इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस। अरे जेड क्या है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का उल्टा किया नहीं किया, तो यही तो बोल रहे हैं व्युत्क्रम फलन। उल्टे को व्युत्क्रम बोलते हो क्या? अरे रेसिप्रोकल बोलते हो क्या? तो रेसिप्रोकल ही तो बोला है कि जेड है जो इंपीडेंस है उसका इनवर्स फंक्शन, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन। कौन सा फलन? क्या कहलाता है? प्रवेश्यता कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तुमसे पूछे एडमिटेंस याद करो, कुछ नहीं करना, तुमने जेड निकाल लिया सर्किट में, और जेड निकाल लिया था उसका क्या कर दो 1/z, क्या निकल के आ जाएगी? एडमिटेंस। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा प्रवेश्यता क्या होती है? इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस इज सेड टू बी एडमिटेंस। इट इज नोटेड बाय वाई। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन प्रवेश्यता कहलाता है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं? वाई से व्यक्त करते हैं। बताओ यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब प्रतिबाधाओं के बारे में पढ़ेंगे भाई, इंपीडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब गुरुजी आपसे ऐसे कहेंगे ये बताओ भाई जो इंपीडेंस जेड है
ये लीनियर क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है रैखिक प्रतिबाधाएं क्या होती हैं? कौन सी प्रतिबाधा? इंपीडेंस में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण प्रकारों में बांट रहे हैं, तो कौन सी प्रतिबाधा बोल रहे हैं? रैखिक, लीनियर इंपीडेंस। क्या बोला? अब लीनियर इंपीडेंस क्या होती है? दिमाग में सेट कर लो सीधा सा, वह इंपीडेंस जो ओम्स लॉ का फॉलो करे। किसका फॉलो करे यार? समझ में नहीं आया, क्या बोला? ऐसी इंपीडेंस कैसी जो ओम्स लॉ का फॉलो करे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वह प्रतिबाधा जो ओम के नियम का पालन करे। अब तुमसे कोई पूछे ओम का नियम का पालन करे, अरे ओम का नियम है क्या? क्या ओम का नियम? अभी तो बता रहे थे, V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर मतलब वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनाते हो तुम? ऐसे ही तो नहीं बनाते क्या? ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का कर्व नहीं बन गया क्या? स्ट्रेट लाइन। नहीं आ रहा यार समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हो। तो हम बोल देंगे भैया वह इंपीडेंस जिसके लिए वोल्टेज और करंट, ये V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? करंट। और दोनों के बीच ग्राफ खींचा तो कैसी रेखा मिले? स्ट्रेट लाइन मिले, सीधी रेखा मिले, सरल रेखा मिले। नहीं आया समझ में? तो ऐसी इंपीडेंस को क्या कहते हैं हम? लीनियर इंपीडेंस, रैखिक प्रतिबाधा। तो रैखिक प्रतिबाधा क्या? या डायरेक्ट बोल दो, या डायरेक्ट बोल दो वह इंपीडेंस जो कि ओम्स लॉ का फॉलो करे, वह प्रतिबाधा जो ओम के नियम का पालन करे, क्या कहलाती है? रैखिक प्रतिबाधा। और ऐसे नहीं बोलना चाहते तो ऐसे बोल दो वह इंपीडेंस जिसके लिए वोल्टेज और करंट के बिटवीन, वोल्टेज और, अरे वोल्ट और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा मिले? वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन फाइंड हो। वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन कर्व ड्रॉ करने पर कैसी लाइन मिले? वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा मिले? सीधी रेखा। उन्हें कौन सी युक्तियां कहते हैं? रैखिक। क्या बोलते हैं? उन्हें रैखिक प्रतिबाधा कहते हैं। और नहीं मिले जो अरैखिक, नॉन लीनियर, अरे जो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं कर रही वो क्या है? नॉन लीनियर। और जो फॉलो कर रही है वो, अब तुम्हें जब थ्योरम पढ़ाएंगे तो एक शब्द और आएगा, बाइलेटरल इंपीडेंस। क्या शब्द आएगा? बाइलेटरल। ए बी वाला बी बोल रहा हूं, बी आई, ए बी वाला बी, बॉय वाला। बाइलेटरल इंपीडेंस, द्विपार्श्विक, हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्विक, एक दो, ऐसे द्वि नहीं होता संस्कृत का वर्ड, द्विपार्श्विक। क्या नाम बोला मैंने? अब आता है कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, बाइलेटरल इंपीडेंस क्या है। तो बेटा देखो एक बार में ही समझ में आएगा, एक बार में क्लियर। कोई बच्चा है, हमने कहा भैया तेरे हम चांटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चांटा। तो बता तेरे कौन से गाल पे लगाएं चांटा? अब कह रहा गुरुजी कोई से पे लगा लो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा। भाई साहब के समझ में नहीं आया? क्या बोला मैंने? कोई बच्चा है और उसके हमको क्या लगाना है? चांटा। तो हम कह रहे भाई कौन से गाल पे लगाए तेरे? तो कह रहा कोई से पे लगा लो। अब मान लो एक दूसरा बच्चा है, उसके भी हमको चांटा लगाना है। तो अब वो क्या कह रहा है? गुरुजी मेरे चांटा इस गाल पे लगाओ, इस पे मत लगाओ। हमने कहा बेटा क्यों? गुरुजी इस पे दर्द ज्यादा होगा मेरे। हमने कहा क्यों होगा? गुरुजी इस गाल पे मेरे यहाँ फुंसी हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे मेरे क्या हो रही है? फुंसी। जब आप चांटा लगाओगे तो फुंसी में दर्द होगा। बात नहीं आई समझ में? इधर तो एक ही तरफ लगा सकते हैं और इस बच्चे के इधर भी लगा सकते हैं। मेरी बात नहीं आई समझ? गुरुजी इधर भी तो लगा सकते हैं। इधर लगाओगे तो बताओ, एक तो इस गाल पे लगाया, एक फुंसी वाले गाल पे लगाया, तो अलग अलग दर्द होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, बाइलेटरल इंपीडेंस की सीधी सी डेफिनेशन है, हमारे पास कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, क्या है कोई, और उसमें इंपीडेंस जुड़ी हुई है, मतलब जेड जुड़ा हुआ है, और इसमें हम करंट का फ्लो कर रहे हैं। किसका फ्लो कर रहे हैं? तो करंट का फ्लो चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, इंपीडेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस पर कोई भी इफेक्ट, तो उसे कहते हैं बाइलेटरल इंपीडेंस। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? चाहे चांटा इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या चेंज करने पर? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, नो चेंज, इफेक्टिव नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? और यदि हम
करंट की डायरेक्शन मान लो पहले करंट ऐसे हो रहा है, जैसे ही हमने ऐसे किया, जैसे हम बच्चे के चांटा लगा रहे हैं, गुरुजी रुको 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 रुको, इस गाल पे मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, इस पे दे लो, खुंसी हो रही है, नहीं आई बात समझ में? और एक दोनों तरफ ले लो, एक तो बेशरम बैठा है, इधर दो चाहे इधर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है? वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर, क्या परिवर्तित करने पर? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, प्रभावित नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो मैं जब द्विपार्श्विक वर्ड बोलूं तुम्हारे समझ में आएगा? अब जैसे डायोड है, तुम्हारा डायोड है और उसमें तुम करंट फ्लो कर रहे हो, फर्क पड़ता है। इसीलिए तुमने पढ़ा है डायोड दो प्रकार से जुड़ता है, फॉरवर्ड वाइस और, नहीं पढ़ी है तुमने? डायोड सर्किट में दो प्रकार से कनेक्ट होता है, अग्रदिशिक अवस्था, पश्चदिशिक अवस्था, फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस। यदि बैटरी के, बोल ध्यान से सुन लो भाई, या हाई वोल्टेज को मतलब पॉजिटिव को इससे कनेक्ट करो पी सेमीकंडक्टर से, और ये नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करो? एन सेमीकंडक्टर से, तो इसे फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं। और अब चेंज कर दो, इसको नेगेटिव और इसको क्या करें? पॉजिटिव से, तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स वाइस। पढ़ाएंगे सब, टेंशन मत करो, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायोड पर प्रभाव पड़ता है, तो डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, बैटरी को चेंज करेंगे, तो ये इफेक्टिव होगा, तो ये बाइलेटरल नहीं है। जबकि रेजिस्टेंस है, अब तुमसे मैं ये कहूं कि यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कोई बैटरी लगा दी, इस वेल, तुम सुन ही नहीं रहे? अरे सुन रहे हो क्या? तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है, कितना वोल्ट है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये 5 एम्पियर हो रहा है। कितना एम्पियर हो रहा है? तो मुझे यहां रेजिस्टेंस बताओ, सोच के बताएंगे। हाँ, ओम का नियम। अरे यार, V इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए? R, इसका मतलब V अपॉन, V कितना है? V अपॉन I, V कितना है? और I कितना है? जोड़ भाग गुणा भाग नहीं हो रहे क्या? कितना आ गया? एक मिनट, ये सर्किट मैंने चेंज कर दिया, ऐसे बना दिया ये सर्किट। करंट का फ्लो कैसे हो रहा है देखना, पॉजिटिव साइन से होता है ना, और नेगेटिव में एंट्री ऐसे हो रहा है ना। अब ये मैंने चेंज कर दिया, मान लो, अब करंट का फ्लो कैसे होगा? सर ऐसे करंट जाएगा, पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा? उतने की बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की बैटरी है? इस बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आर बताना कितना होगा? वही होगा, नहीं होगा? क्या आर चेंज हुआ? अरे आर चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज करी तुमने, क्या आर पे प्रभाव पड़ा? नहीं। तो आर क्या है? बाइलेटरल। क्या है यार? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बाइलेटरल इंपीडेंस। और इफेक्ट पड़ता तो, प्रभाव पड़ता तो ये बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं होता। जैसे डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं, और भी पढ़ाएंगे, ट्रांजिस्टर भी नहीं है, टेट्रायोड नहीं है, ये आगे चल के पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये अभी डिक्शनरी है, तो लगभग स्टार्टिंग के 5 दिन तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तुम्हारी डिक्शनरी चलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी। फिर तुम कहते हो ना, जिस बंदे की डिक्शनरी अच्छी नहीं है, आगे चल के शब्द यूज जाएंगे, फिर उनके शब्द ही क्लियर नहीं होंगे। अब मैं लिखाऊंगा, जैसे कोई थ्योरम पढ़ा रहा हूं, हम यहाँ पे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा का उपयोग करते हैं, अब उस बंदे को यही नहीं पता क्या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या है, तो समस्या आएगी नहीं आएगी? तो सबसे पहले 4-5 दिन में आपको एकदम बेसिक से, और ध्यान रखना जो मैं वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जो 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा कंफर्म आता है, ठीक है? तो नोट्स बनाना मंडे से स्टार्ट करें, मंडे, ठीक है ना? चलो।